इस पार्ट में आपका स्वागत है। ये पार्ट नंबर 5 है, एक बार चेक कर लेना आप भी, ठीक है ना। जहां तक मुझे लगता है पार्ट नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया था, पार्ट नंबर 5 है आपका। और इतना तो कंटेंट तो हमने, मुझे याद है कंटेंट हमने जो है लास्ट क्लास में जो है वो कार्यात्मक जो था संगठन वो हमने खत्म कर दिया था, वो तो हमें पता है। बट पार्ट नंबर एक बार चेक कर लेना कि सीरियल नंबर है या नहीं है, ठीक है। अब जो हमने लास्ट पार्ट किया था पार्ट नंबर 4 था मेरे अकॉर्डिंग, ये पार्ट नंबर 5 होगा जहां पर हम डिविजनल संगठन की बात करेंगे, क्योंकि कार्यात्मक हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है? आप प्लीज उस पार्ट को ध्यान से देखना, तभी अपना आप ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि ठीक उसका मतलब थोड़ा अपोजिट पोर्शन पड़ जाता है, ठीक है। चलो, तो डिविजनल संगठन की डेफिनेशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे, जिसमें बहुत सारे उत्पादों में डील किया जाता है, ठीक है। ग्राहकों के अकॉर्डिंग डील किया जाता है ना। ग्राहकों का जो समूह होता है उत्पादों के कारण, इस टाइप को देखा जाता है। तो डिविजन संगठन या फिर इसको प्रभागीय संगठन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रभागीय संगठन भी बोलते हैं। तो जो हमारा डिविजनल संगठन है उसकी उपयोगिता क्या है? उपयोगिता मतलब कि किन किन जगह पे ये सूटेबल है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जा सकता है। तो उसने बोला डिविजन, यह ढांचा उन संगठनों के लिए उपयुक्त है, ये उनके लिए उपयुक्त है जहां पर विविध प्रकार के, विविध मतलब विभिन्न प्रकार के, है ना। विविध मतलब बहुत सारे हो गए, तो विभिन्न प्रकार के उत्पादों का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। दोबारा ध्यान से देखो, उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जा रहा है किसका? विभिन्न विभिन्न उत्पादों का या विविध उत्पादों का। तो उसने बोला ये जो डिविजनल स्ट्रक्चर है, डिविजनल संगठन है, ठीक है, या प्रभागीय संगठन है, ये उन संगठनों के लिए उपयुक्त है, यह ढांचा उन संगठनों के लिए उपयुक्त है जहां पर विविध प्रकार के, विविध मतलब हो गया विभिन्न, मैंने बताया ना। तो विविध प्रकार के उत्पादों यानी बहुत सारे उत्पादों, अनेक उत्पादों में, ठीक है, उत्पादों का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। तो अनेक उत्पादों का उत्पादन यहाँ पे बड़ी मात्रा में किया जाता है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। जबकि जो फंक्शनल वाला था, जो पहले वाला था, उसमें एक ही उत्पाद में डील किया जाता था। याद आ रहा ना? चल, जहां संस्था का आकार काफी बड़ा होता है, यानी जो संस्था ऑर्गेनाइजेशन है वो काफी बड़ी है। अब आप बोलोगे ये पॉइंट तो वहां पे भी था बेटा, वहां पे ये पॉइंट नहीं था, वहां पे था व्यवसाय की इकाई का आकार बहुत बड़ा है। यानी जो जैसे अगर आप मान लो कि पर्टिकुलर यूनिट का ना आकार बहुत बड़ा था, जैसे डिपार्टमेंट परचेज का काम बहुत ज्यादा है, सेल का काम काफी ज्यादा है, तो मतलब जो अपना एक ही डिपार्टमेंट होता था वहां पे एक मतलब सॉरी एक डिपार्टमेंट, एक ही वस्तु होती थी। जैसे मान लो मेरे को मार्कर बनाया था, मार्कर का ही परचेज डिपार्टमेंट, मार्कर का ही सेल डिपार्टमेंट, मार्कर का ही कैश डिपार्टमेंट, ये सब एक ही का होता था। बट ये डिविजनल है। इसमें मान के चलो मैं मार्कर का भी काम करता हूं, मैं दवाई का भी काम करता हूं, मैं कपड़ों का भी काम करता हूं, तो मार्कर का भी परचेज डिपार्टमेंट होगा, कपड़ों का भी अलग से एक परचेज डिपार्टमेंट होगा, दवाई का भी अलग से एक परचेज डिपार्टमेंट होगा। ऐसे ही दवाई का अपना एक सेल डिपार्टमेंट भी होगा, मार्कर का अपना अलग सेल डिपार्टमेंट होगा, और जो तीसरी चीज जो भी मैं कर रहा था, ठीक है, उसका अपना अलग से क्या होगा? एक सेल डिपार्टमेंट होगा। तो इसी तरह से क्या हर एक प्रोडक्ट का अपने अपने परचेज, प्रोडक्शन, सेल, कैश, ये सब डिपार्टमेंट होंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब काफी बड़ी संस्था होने वाली है। तभी तो हर, क्योंकि बहुत सारे उत्पादों में डील कर रही है, तो बहुत सारे उत्पादों में डील कर रही है, तो हर उत्पाद का अपना अपना तरह तरह के डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। जबकि ऐसा वहां पे नहीं था, वहां पे क्या था? एक ही उत्पाद था, तो एक ही उत्पाद के सिर्फ आपको डिपार्टमेंट देखने को मिलते थे, गिने चुने, बस इतना ही था वहां पे। क्लियर हो गया? तो वहां पे व्यावसायिक इकाई, व्यावसायिक यानी जिस एक यूनिट में जो आप डील, एक ही वस्तु में जो डील कर रहे थे, उसके लिए बता रहा था कि वहां पे जो है ना व्यवसाय इकाई का आकार बड़ा था, बट यहाँ पे ना संस्था का ही आकार काफी बड़ा हो गया। आगे, जहां अलग अलग निर्माणी तकनीकों, यानी जो तकनीक है यानी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो आपको काफी सारी देखने को मिल रही है, अलग अलग देखने को मिल रही है। और विपणन की जो पद्धतियां हैं, यानी जो मार्केटिंग के जो मेथड्स है, वो भी आपको बहुत ज्यादा आपको दिख रहे हैं, और उनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो जहां पे अलग अलग तकनीकों की आपको जरूरत है, जहां पे विपणन की अलग अलग पद्धतियों की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है, क्योंकि भाई जो दवाइयों में जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट चलेगा वो पेन में तो चलेगा नहीं, और जो पेन में चलेगा वो कपड़ों में तो चलेगा नहीं। तो भाई हर किसी का अपना अपना मार्केटिंग का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसलिए जहां पे आपको लगता है कि भाई बहुत सारे मार्केटिंग मेथड्स लग सकते हैं, बहुत सारी तकनीकों की जरूरत पड़ सकती है, निर्माण तकनीकों, तो वहां समझ जाना कि वहां पे आपको डिविजनल यानी प्रभागीय संगठन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये बोला यह ढांचा उन संगठनों के लिए उपयुक्त है जहां पर विविध प्रकार के यानी बहुत तरह के उत्पादों का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। दूसरा इसने बोला जहां पर संस्था का आकार काफी बड़ा है, संस्था आपको काफी बड़ी मिलने वाली है। और अगला, जहां पर अलग अलग निर्माणी तकनीकों और विपणन की जो पद्धतियां हैं उनकी आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। तो इन पॉइंट समझ में आ गया। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेना यहाँ पे, कपड़े, दवाई और पेन, तीनों चीज बन रही है, तो तीनों के अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, तो याद रहेगा ये तीनों में बात कर रहा हूं। वहां पे मान लो सिर्फ पेन की बात कर रहे पहले वाले में, कार्यात्मक वाले में। क्लियर हो गया ना? चल, उसके बाद डिविजनल संगठन या प्रभागीय जो संगठन है उसके लाभ क्या क्या है। तो उसके लाभ की अगर हम बात करें तो डिविजनल अध्यक्षों के विकास में सहायक, यानी जो आपके जो डिविजनल हेड्स होंगे, डिविजनल हेड्स होंगे तो उनके विकास में सहायक है, ठीक है। उसके अलावा प्रत्येक डिवीजन के लाभ हानि को अलग अलग आंका जा सकता है। पेन में क्या
लाभ हानि हो रही है, कपड़ों में क्या हो रही है, सबको तो अलग से मापा जा सकता है। हर किसी का अपना अलग अलग तरीके से बन रहा है ना चीज, हर किसी का अपना डिपार्टमेंट अलग है, सब कुछ अलग है, तो हर किसी का लाभ हानि जो है अलग से आंका जा सकती है। तो डिविजनल अध्यक्षों के विकास में सहायक जो हेड होंगे उनका भी विकास होगा। प्रत्येक डिवीजन के लाभ और हानि को अलग अलग आंका जा सकता है। शीघ्र निर्णय में सहायक, यानी जल्दी आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, क्योंकि जो कपड़े वाला है, कपड़े वाला अपनी डिसीजन मेकिंग फटाफट से कर सकता है, सेल वाला अपनी वो पेन वाला अपने अलग से कर सकता है। ये नहीं कि सबको देखना पड़ेगा, सबको देखने की जरूरत नहीं है। तो शीघ्र निर्णय में सहायक है। और संस्था के विस्तार में भी क्या होती है, आसानी होती है, क्योंकि हर किसी को प्रॉपर तरीके से बांट दिया गया है। कपड़ों के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, इनके अलग अलग डिपार्टमेंट, तो हर किसी को अलग तरीके से बांटा गया, तो इसका मतलब संस्था का जो विस्तार है उसमें भी आसानी रहती है, ठीक है ना। तो डिविजनल अध्यक्षों के विकास में सहायक, प्रत्येक डिवीजन के लाभ और हानि को अलग अलग आंका जा सकता है। शीघ्र निर्णय में जो होती है आसानी होती है, शीघ्र निर्णय में सहायक है ये। उसके अलावा संस्था के विस्तार में आसानी, संस्था के विस्तार में क्या है, आसानी है। डिविजनल संगठन या प्रभागीय संगठन की सीमाएं क्या है, सीमाएं ये देखने को मिलती है कि जो डिविजनल अध्यक्षों के मध्य संघर्ष उत्पन्न करती है, यानी जो डिविजनल हेड्स हैं उनके बीच में ना संघर्ष हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि वे अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं, हर कोई अपने आप को बेस्ट दिखाना चाहता है, ठीक है ना। पर जो क्लोथ वाला है, क्लोथ वाला अपने आप को बेस्ट दिखाना चाहता है, वहां का जो हेड होगा, पेन वाला अपने आप को बेस्ट दिखाना चाहता है, हर कोई अपने आप को बेस्ट दिखाना चाहता है, तो उनके बीच में ना क्या संघर्ष उत्पन्न करती है, पहला तो। नंबर 2, कार्यों की दोहराई हो सकती है, हो सकता है यहाँ पे कि जो काम है ना वो उसमें डुप्लीकेसी आपको देखने को मिल जाए, क्या मिल जाए, जो आपका जो फंक्शंस हैं जो आप परफॉर्म कर रहे हो वहां पे उनमें डुप्लीकेसी आपको देखने को मिल सकती है। उसके अलावा स्वार्थी प्रवृत्ति देखने को मिल सकती है, और जिसके कारण पूरी संस्था के हितों को ठेस पहुंच सकती है। स्वार्थी क्या देखने को मिल सकती है, प्रवृत्ति देखने को मिल सकती है, सेल्फिश एटीट्यूड देखने को मिल सकता है, जिसके कारण पूरी संस्था के हितों को क्या मिलेगा, ठेस पहुंचेगा। क्लियर हो गया। तो वहां आपको यार इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, अगर आपने सुना होगा ना बेटा तो इसके ऊपर अगर आपका वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा तो भी आप पता कर लोगे कि डिविजनल का है या फिर ये आपका कार्यात्मक है। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, देखो क्वेश्चन आता कैसे, जब आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम होता है ना, तो आपसे सबसे पहले चीज ये पता क्या पूछता है कि ये बताओ इसमें कौन सा ढांचा आपको दिख रहा है, या इसमें कौन सा लीडरशिप स्टाइल इसमें दिख रही है। बच्चा ना अगर उसको पहचान जाए ना, जो मैंने आपको इतना डीपली समझाया है कि इसमें ऐसे प्रोडक्ट में ऐसे डिपार्टमेंट बनते हैं, अगर आपने ध्यान से सुनी होगी वीडियो, नहीं सुनी तो दोबारा सुन लो चाहे तो, अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आप पहचान जाओगे कि इसमें कार्यात्मक लग रहा है या डिविजनल लग रहा है। जैसे आपने पहला ए पॉइंट का आंसर दे दिया कि इसमें डिविजनल लग रहा है या इसमें कार्यात्मक लग रहा है, दूसरा पॉइंट बिल्कुल सिंपल आता है। हमेशा देखना दूसरा पॉइंट सिंपल आता है, उसमें पूछता है चलो इसके कुछ सीमाएं बता दो, या इसके कुछ लाभ बता दो, या इसके क्या है कुछ उपयोगिता बता दो, तो दूसरा पॉइंट बिल्कुल सिंपल आएगा। ऐसे लीडरशिप स्टाइल में भी सेम होता है। लीडरशिप स्टाइल के ऊपर क्वेश्चन जो आता है सीधा नहीं आता, वो जानबूझ के ज्यादातर जो देखा गया वो घुमा के आता है। तो क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा इसमें बता कौन सी लग रही है, तो आपको आपने मान लो पहचान लिया कि इसमें डेमोक्रेटिक वाली लग रही है, जो भी है ठीक है, आपने ये वाले मान ली। अब उसके फिर पूछ लेगा बस इसके लाभ बता देना थोड़े से, तो दूसरा पॉइंट हमेशा आसान होने वाला है, पहला पॉइंट आपको पकड़ना पड़ेगा, हमेशा याद रखो। क्लियर हो गया। चल तो कोई नहीं, पहले आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा पहले। अब आगे देखिए बेटा, आपके सामने एक डिफरेंस आ गया है, कार्यात्मक ढांचा और डिविजनल ढांचा। जिन बच्चों को बिजनेस जल्दी याद नहीं होती है वो डिफरेंसेस तो जरूर पढ़ ले, जितने भी मतलब पूरी बुक में जितने भी डिफरेंस दिए हुए उनका तो रट्टा मार के ना पी ले उसे बेटा, घोल बना करके ना पी ले। उससे फायदा क्या होगा कि डिफरेंस क्या काफी सारी चीजें कवर कर देता है, और वो पढ़ने में भी आसान होता है और समझने में भी और याद करने में भी आसान हो जाता है। क्लियर ना। तो जो डिफरेंसेस है उनको तो बिल्कुल मत छोड़ना, पूरी बुक में जितने भी डिफरेंस आपको सारे पढ़ने हैं, और मैं भी धीरे धीरे सारे प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंस अलग से दे ही रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंस की वीडियो में अलग से डाल देता हूँ ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। क्लियर। चलो तो कार्यात्मक ढांचा क्या होता है और डिविजनल ढांचा क्या होता है। मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, जो कि काफी आसान से पॉइंट्स है, और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कार्यात्मक ढांचा क्या होता है और डिविजनल ढांचा, जिसको हम विभागीय ढांचा भी कहते हैं ना, प्रभागीय विभागीय भी बोल सकते हो, ठीक है। प्रभागीय, सॉरी विभागीय नहीं प्रभागीय, तो प्रभागीय ढांचा भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। चलो तो अभिप्राय में अगर हम बात करें तो इससे अभिप्राय पूरे उपक्रम को, यानी जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी आपकी जो एंटिटी है, ठीक है ना, पूरी एंटरप्राइज है, उसको उसके द्वारा की जाने वाली मुख्य क्रियाओं के आधार पर विभाजित करने से, यानी इसने बोला इसमें हम क्या करें, पूरे उपक्रम को, यानी जो पूरा जो आपका एंटरप्राइज है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको उसके द्वारा की जाने वाली, यानी जो वो मुख्य क्रिया कर रही है, जो मुख्य क्रियाएं कर रही है, उसके आधार पर अगर आप विभाजित करते हो तो उसे कार्यात्मक ढांचा कहते हैं। देखो यहाँ पे क्रियाएं बोल रहे हैं, क्रियाएं तो काफी सारी हो सकती है,
तो उन क्रियाओं के आधार पर अगर आप विभाजित करते हो संस्था को या आपका जो एंटरप्राइज है उसको, तो उसको कार्यात्मक ढांचा बोला गया। जबकि इससे अभिप्राय पूरे उपक्रम को उसके द्वारा उत्पादित, यहाँ पे देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है, यहाँ भी पूरे उपक्रम को विभाजित करना है, वर्ग किसके द्वारा करना है, जो उत्पादित किए जाने वाले मुख्य उत्पादों, यानी उत्पादों के आधार पर आप विभाजित करोगे, भौगोलिक स्थितियों के आधार पर विभाजित करोगे, ग्राहक समूह के आधार पर विभाजित करोगे, आदि के आधार पर विभाजित करने से है। तो दोनों में ही पूरे ऊपर पूरे एंटरप्राइज को विभाजित किया जा रहा है, मगर यहाँ पे क्रियाओं के आधार पर, मुख्य क्रियाओं के आधार पर विभाजित किया जा रहा है। यहाँ पे उत्पादित किए जाने वाले मुख्य उत्पादों के आधार पर, भौगोलिक स्थितियों के आधार पर, ग्राहक समूह के आधार पर यहाँ पे क्या हो रहा है, विभाजित किया जा रहा है। ठीक है, मैंने इसको बोला प्रभागीय ढांचा भी बोल सकते हो आप इसे। ठीक है, इस तरह से। चलो, प्रभागीय, ठीक है ना। उसके अलावा स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कार्यों के आधार पर, किसके आधार पर, कार्यों के आधार पर की जाती है, जबकि इसकी स्थापना उत्पादों के आधार पर की जाती है। क्लियर हो गया। विशिष्टीकरण की बात करें, स्पेशलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे कार्य विशिष्टीकरण की बात होती है, यहाँ पे उत्पाद विशिष्टीकरण की बात होती है। जहां जहां अंडरलाइन कर रहा हूं वहां प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए। बहुत सारी वीडियोस में आपको बता चुका हूं, आपको आसानी होगी बाद में याद करने में। ठीक है ना। तो मैंने अभिप्राय में क्या बोला कि कार्यात्मक के अंदर क्या होता है, पूरे उपक्रम को यानी पूरी एंटरप्राइज को उसके द्वारा की जाने वाली मुख्य क्रियाओं के आधार पर विभाजित किया जाता है। यहाँ पे मुख्य क्रियाओं के आधार पर विभाजित किया जा रहा है पूरी एंटरप्राइज को, जबकि यहाँ पे भी एंटरप्राइज को विभाजित किया जा रहा है, बट किसके द्वारा, उसके द्वारा उत्पादित किए जाने वाले उत्पादों के आधार पर, मुख्य उत्पादों के आधार पर, भौगोलिक स्थितियों के आधार पर, ग्राहक समूह के आधार पर। क्या उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा जा रहा है, विभाजित किया जा रहा है, तो उसको डिविजनल यानी प्रभागीय ढांचा बोला गया। क्लियर। स्थापना, इसकी स्थापना कार्यों के आधार पर हो रही है, इसकी स्थापना उत्पादों के आधार पर हो रही है। यहाँ पे विशिष्टीकरण कार्य विशिष्टीकरण है, यहाँ पे आपका उत्पाद विशिष्टीकरण है। 3 पॉइंट तो क्लियर हो गए आप सबको। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। उपयुक्तता की बात करें, सूटेबिलिटी की बात करें तो जहां मुख्य रूप से एक ही उत्पाद बेचा जाता है, जहां पे आप मुख्य रूप से अगर एक ही उत्पाद में डील कर रहे हो तो वहां पे आपका कार्यात्मक ढांचा आता है। बट जहां पे आपका जो उत्पादों की जो संख्या वो 1 से अधिक है, जहां पे मुख्य उत्पादों की संख्या अगर आपकी 1 से अधिक है तो वहां पर आपको डिविजनल में जाना पड़ता है, जब आप 1 से ज्यादा में डील करते हो। क्लियर है। होता किस तरह है, थोड़ा समझने की कोशिश करना एक बार और। ठीक है, जैसे मान के चलो इसमें मान लो मैं कपड़ों का काम कर रहा हूं, तो कपड़ों का जो परचेज डिपार्टमेंट होगा अलग, सेल डिपार्टमेंट होगा अलग, कैश डिपार्टमेंट होगा अलग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा अलग। तो इसमें इस तरह से डील किया जाता है। नहीं, एक काम एक ही है, उत्पाद एक ही है कपड़ा, बट उसकी जो क्रियाएं व्रियाएं उनको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ दिया, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कैश डिपार्टमेंट, ऐसे। ठीक है ना। जबकि इसमें क्या है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट है। जैसे मान लो मैं कपड़ों का भी कर रहा हूं, मार्कर्स का भी कर रहा हूं, मैं दवाइयों का भी कर रहा हूं, तो 3 काम कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो हर किसी का अपना अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा। जैसे कपड़ों का अलग, दवाइयों का अलग और मार्कर का अलग। हर किसी का सेल डिपार्टमेंट अलग अलग होगा, हर किसी का कैश डिपार्टमेंट अलग होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे संस्था बहुत ज्यादा ही बड़ी होने वाली है, यहाँ पे संस्था बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है। जबकि यहाँ पे सिर्फ व्यावसायिक इकाई यानी जो काम है वो बड़ा है बेटा, बस। ठीक है, यानी एक ही उत्पाद की बात होगी। यहाँ पे व्यावसायिक इकाई बड़ी होती है, यहाँ पे पूरी संस्था बड़ी होती है। यहाँ पे हर किसी का अलग अलग क्या होगा, डिपार्टमेंट, कैश डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, हर किसी का अलग अलग देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे सिर्फ एक ही है, तो सिर्फ उसके एक ही के मिलेंगे, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे तो हर किसी प्रोडक्ट के अलग अलग डिपार्टमेंट मिल रहे हैं, तो सोचो कितनी बड़ी संस्था होने वाली है यहाँ पे। क्लियर है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट में डील हो रहा है, समझ में आ गया। उसके बाद लागत की बात करें तो कार्यों की दोहराई ना होने के कारण लागत यहाँ पे कम आती है। यानी कार्यों की दोहराई, डुप्लीकेसी नहीं होते फंक्शंस में या एफर्ट्स में, डुप्लीकेसी यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, तो इसलिए लागत कम आती है। यहाँ पे लागत आपकी क्या होती है, अधिक आती है। क्लियर हो गया। दोष की बात करें तो इसके अंतर्गत प्रत्येक विभाग अपने विभागीय उद्देश्यों को महत्व देता है। यानी किसको, अपने विभागीय उद्देश्यों को ही महत्व दे रहा है। यानी जो डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट कह रहा है मैं परचेज को बहुत अच्छे से हैंडल करूंगा, सिर्फ अपने लिए काम कर रहा है। ये नहीं देख रहा कि ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या है, वो नहीं, उस पर ध्यान नहीं है। उनको अपना अपना सेल डिपार्टमेंट अपने सेल से रिलेटेड पे ही ध्यान देता है। आगे क्या हो रहा है, बेकार है काम क्या है, उसको कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ अपने डिपार्टमेंट से मतलब होता है। तो यहाँ पे यही है कि इसके अंतर्गत प्रत्येक विभाग अपने विभागीय उद्देश्यों को ही क्या देता है, महत्व देता है, जिसके कारण जो संगठनात्मक उद्देश्य है उसकी अवहेलना हो जाती है, उसकी हानि हो जाती है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, हर कोई डिपार्टमेंट, कैश डिपार्टमेंट कह रहा है, मैं तो कैश से मतलब था, मैं मुझे क्या मतलब दूसरे से। तो यहाँ पे ये देखने को मिल जाता है कि हर कोई डिपार्टमेंट अपने काम को ही क्या देता है, अपने विभाग को ही महत्व देता है इस वाले में। जबकि इसके अंतर्गत प्रत्येक डिविजनल अध्यक्ष यानी जो डिवीजन का हेड होगा, डिविजनल हेड होगा, अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। यानी हर कोई जो डिविजनल जो हेड है ना, वो अपना प्रभुत्व स्थापित करना। वो कपड़े वाला कह रहा है कि मैं हूं जो हूं,
मार्कर वाला कह रहा है मैं हूं जो हूं, दवा वाला कह रहा है मैं हूं जो हूं, ठीक है ना। तो हर कोई अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, इसके लिए वह अधिक से अधिक संसाधनों की मांग करता है। इसके लिए क्या करते हैं, वो टॉप मैनेजमेंट से बोलते हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज दो, हमें ज्यादा से ज्यादा संसाधन दो, जिसके कारण उनके मध्य संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, जिनके उनके मध्य क्या होता है, संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्त में हमने क्या समझा वो अभी बात करते हैं। 3 पॉइंट में ऑलरेडी रिपीट कर चुका था, वो आपको समझ में आ गया। अगले 3 पॉइंट में दोबारा रिपीट करो, अगले वाले 3, ताकि वो भी समझ में आ जाए, फिर देन 2 बच जाएंगे, ठीक है ना। उपयुक्तता में मैंने कहा जहां ये वहां के लिए उपयुक्त है जहां मुख्य रूप से एक ही उत्पाद बेचा जाता हो, और जहां मुख्य रूप से मुख्य उत्पादों की जो संख्या है वो एक से अधिक होती है। उसके अलावा लागत कार्यों की दोहराई ना होने के कारण यहाँ पे लागत कम आती है, यहाँ पे लागत आपकी अधिक आती है। क्लियर हो गया। प्लीज जो लास्ट मूवमेंट में पढ़ने वाले भूत हैं, प्लीज वो उठ जाओ, पढ़ लो, ठीक है। साइड में फोन वोन मत चलाना, प्लीज ध्यान देना, ठीक है। क्या बोलो, दोष की बात करें तो इसके अंतर्गत प्रत्येक विभाग अपने विभागीय उद्देश्यों को ही क्या देता है, प्राथमिकता देता है, महत्व देता है, जिसके कारण जो संगठनात्मक उद्देश्यों की जो क्या होती है, अवहेलना हो जाती है, हानि होती है। इसके अंतर्गत प्रत्येक डिविजनल अध्यक्ष अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाना चाहता है। इसके लिए वह अधिक से अधिक संसाधनों की मांग करता है, जिसके कारण उनके मध्य में संघर्ष क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। क्लियर हो गया यहां तक। तो हमने 6 पॉइंट हमने अच्छे से कर लिए, ठीक है। अब बात करते हैं 2 पॉइंट और की, ताकि बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। समन्वय की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत सभी विभागीय अध्यक्ष अपनी मनमानी करते हैं, यानी हर कोई विभागीय अध्यक्ष क्या कर रहा है, अपनी मनमानी करते हैं, जिसके कारण समन्वय में क्या आती है, कठिनाई आएगी। हर कोई विभागीय अध्यक्ष अपनी मनमानी करेगा, जिसके कारण समन्वय में यहाँ पे क्या आएगी, कठिनाई आएगी। इसके अंतर्गत पूरी डिविजनल का ही एक ही अध्यक्ष होता है, यानी पूरी डिवीजन का, यानी जो डिवीजन है आपका उसका क्या है, एक ही क्या होगा, अध्यक्ष होगा, जिसके कारण निर्देशन की सभी क्रियाएं होती है, और जिसके निर्देशन में, यानी जिसके अंडर सारी की सारी क्या होगी, क्रियाएं होती है, जिसके कारण समन्वय में यहाँ पे क्या आती है, आसानी आती है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैंने बोला कि इसके अंतर्गत जो जितने भी सभी विभागीय अध्यक्ष होते हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, और अपनी मनमानी करने के कारण यहाँ पे समन्वय में क्या आती है, कठिनाई आती है। बट वहां पे मैंने कहा पूरी डिवीजन का एक ही अध्यक्ष होता है, जिसके कारण जिसके निर्देशन में यानी जिसके पूरा कंट्रोल में ना, ठीक है, डायरेक्शन में, जिसके पूरे डायरेक्शन में सारी क्रियाएं होती है, मतलब उसके अंडर ही सारी क्रियाएं की जाएगी, उसके डायरेक्शन में, उसके निर्देशन पे सारी क्रियाएं होती है, जिसका समन्वय में क्या होती है, आसानी होती है। लास्ट पॉइंट, प्रबंधकीय विकास। विभागीय प्रबंधक केवल एक ही कार्य का विशेषज्ञ होता है, यानी जो जैसे परचेज डिपार्टमेंट, तो परचेज में ही उसको अच्छे से काम करना आता है, कैश डिपार्टमेंट वाले को सिर्फ कैश में आता है, तो जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे सीमित प्रबंधकीय विकास होता है। अब जैसे मान लो आप सेल डिपार्टमेंट में हो, तो आपको सेल से रिलेटेड सारा काम आता होगा, बट आप पूरी जिंदगी वहीं लगा देते हो, आप 10 15 20 साल जो भी आप उसी डिपार्टमेंट लगा देते हो, तो क्या आपको परचेज का काम आएगा, नहीं। क्या आपको कैश का काम आएगा, नहीं। क्या आपको अकाउंट्स का काम आएगा, नहीं। अरे आपको क्या नाम है, बाकी चीज आएगी नहीं, आपको सिर्फ परचेज में जो 2-4 चीजें होती है बस वही चीजें आएगी। तो यहाँ पे क्या है, सीमित विकास हो रहा है, क्योंकि जो विभागीय प्रबंधक होता है, डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होता है, ठीक है ना, जो हेड होता है, वो क्या है, केवल एक ही कार्य का क्या होता है, विशेषज्ञ होता है, जिसके कारण यहाँ सीमित प्रबंधकीय विकास होता है, सीमित प्रबंधकीय विकास। जबकि डिविजनल प्रबंधक क्या है, के अंदर क्या है, अनेक क्रियाएं देखता है, ये अनेक क्रियाएं देखता है, अनेक कामों को देखता है, जिसके कारण यहाँ प्रबंधकीय विकास क्या है, अधिक होता है, यहाँ पे प्रबंधकीय विकास अधिक है। तो ये इसमें क्या है, प्रबंधकीय विकास सीमित है, इसमें प्रबंधकीय विकास अधिक है। क्यों सीमित है, क्योंकि ये एक ही कार्य का विशेषज्ञ होता है। जैसे कैश डिपार्टमेंट सिर्फ कैश गिनना, कैश का ये करना आता है उसे, तो बाकी क्या है, और कोई काम नहीं आता होगा उसको, आएगा भी नहीं इसको, क्योंकि वो सिर्फ उसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पे सीमित प्रबंधकीय विकास है, और इसमें क्या है, ये तो अनेक कार्य देख रहा है, अनेक क्रियाएं देख रहे हैं, तो इसका क्या है, जो विकास होता है वो अधिक होता है। क्लियर हो गया। तो होप सो जहां तक है ये वीडियो भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी भेजो, शेयर करो, ताकि मेरे इसमें ज़्यादा व्यूज़ आए। मुझे भी तो अच्छा लगे ना कि क्या नाम है, मैं वीडियोस पे वीडियोस बना रहा हूँ, बट व्यूज़ अभी नहीं आ रहे बिजनेस की वीडियोस में, ठीक है, क्योंकि जस्ट स्टार्टिंग किया, अभी 1 महीना ही हुआ है खाली, ठीक है ना। तो कोशिश है, ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करोगे वीडियोस को, ताकि क्या है, जैसे इकोनॉमिक्स में मेरे पास काफ़ी व्यूज़ आते रहते हैं, ठीक है, कमेंट्स आते हैं, तो सेम वही यहाँ पे भी पैटर्न चले, ठीक है, और मुझे बनाने में ज़्यादा मजा भी आया है, ठीक है, वीडियोस का। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।